दरअसल में एक व्यक्ति है जो 1906 में तत्कालीन वायसराय है। नाम है उसका लॉर्ड मिंटो। और याद रखना, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। क्या समझ चुके हैं? अच्छे से सुनना मेरी बात, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1885 में बनी है, ये केवल और केवल हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। दूसरी चीज, मुस्लिम शुरू में तो जुड़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, लेकिन धीरे धीरे मुस्लिमों का जो रुख है वो क्या होता जाता है, अलग होता जाता है, उनका रास्ता अलग होता जाता है। फिर बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हिंदू उत्सवों को एंटर कराया जाना तिलक के द्वारा, और भी मुस्लिम जो हैं ये खफा हो जाते हैं। और फाइनल में ये अलग अब चाहते हैं एक मंच, कि जिस मंच से मुस्लिमों की क्या जरूरतें हैं, मुस्लिमों की क्या नीतियां हैं, वो दरअसल में बताई जाए ब्रिटिश सरकार को। तो इसी कड़ी में, कि दरअसल में कांग्रेस यदि हिंदुओं की संस्था है तो मुसलमानों के लिए भी कोई संस्था होनी चाहिए। तो इसी कड़ी में एक वायसराय का नाम मैं आपको पहले बता चुका, नाम है मिंटो द्वितीय। ये शिमला में हैं। 1 अक्टूबर 1906 को एक व्यक्ति है जिसका नाम आप याद रखेंगे, आगा खान। और इसके साथ 35 मुस्लिम व्यक्ति जाते हैं। तो प्रमुख व्यक्ति हो गए आगा खां और 35 व्यक्ति हो गए, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते शिष्टमंडल। तो दरअसल में एक शिष्टमंडल मुलाकात करता है शिमला में वायसराय मिंटो से, और उनको क्या बोलता है, सबसे पहली चीज सुनना। दरअसल में पहले के पहले क्या था, कि पूरे बंगाल में अलग अलग जगह पे हिंदू मुस्लिम मतलब मुसलमान जो थे अलग अलग जगहों पर फैले हुए थे। लेकिन दरअसल में हुआ ये था, बंगाल विभाजन के द्वारा सभी मुसलमानों को पूर्वी बंगाल दे दिया गया था। तो सभी मुसलमानों को पूर्वी बंगाल मतलब एक उनका पर्सनल एरिया दे दिया गया। तो इस चीज का सहृदय धन्यवाद दिया मुस्लिम लीग, माफी चाहता हूँ, मुस्लिम लीग तो भी बनी ही नहीं है, आगा खां और 35 मुस्लिम शिष्टमंडल के सदस्यों ने, कि थैंक यू सर, आज इस बंगाल विभाजन के पहले हम पूरे बंगाल में इधर उधर थे, आपने हमको क्या कर दिया, पूर्वी बंगाल मतलब एक ऐसा क्षेत्र दे दिया जहां केवल हम मुसलमान ही हैं। तो अब अगर यदि आपने हमको एक क्षेत्र दे ही दिया है कि पूर्वी बंगाल में हम रहें, तो आप एक और व्यवस्था कर दीजिए कि जिस एरिया में मतलब पूर्वी बंगाल में जहां पर हम हैं, वहां से चुनाव केवल मुस्लिम ही लड़ सके। क्यों? क्योंकि पूर्वी बंगाल में हमारी आबादी ज़्यादा है। तो निश्चित रूप में जो भी चुनाव लड़े तो वो व्यक्ति मुस्लिम होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीडर ही उस क्षेत्र के भविष्य को बेहतर तरीके से समझ सकता है, क्योंकि जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा वहाँ का प्रतिनिधि भी वैसा होना चाहिए। तो मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर डाली। किन लोगों ने? आगा खां और इन 35 सदस्य मंडल के सदस्यों ने। यही है पाकिस्तान के निर्माण की व्यवस्था। आप बहुत अच्छे से मेरी बात सुनना। जो वायसराय मिंटो है, इसने बहुत सोच विचार किया इन लोगों के जाने के बाद, कि क्यों ना इस काम को किया जाए और क्यों ना इस काम को ना किया जाए। तो उसने पाया कि यदि अपन इस काम को कर लेते हैं तो हिंदुस्तान में पूरे मुसलमानों का विश्वास हम जीत लेंगे, क्योंकि उनको हमने पहले ही पूर्वी क्या दे दिया है, बंगाल दे दिया है। अब उस एरिया से मुसलमान ही खड़ा होगा चुनाव के लिए। ये चीज़ अगर और उनको दे दें, मतलब मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन दे दें, तो इससे उनका विश्वास भी जीता जा सकता है। अच्छा, अब आता सबसे खतरनाक गेम, याद रखना ये चीज़। और ये मुस्लिम लीग के ये जो है, ये अभी जस्ट इसके बाद जो एक पार्टी बनेगी मुस्लिम लीग, इसके निर्माण की सबसे मूल विषय वस्तु है। अगर भविष्य में कभी कांग्रेस जो है हिंदुओं की संस्था बनकर अपने अधिकार रखती है, तो हिंदुओं को मुसलमानों से भिड़ाने के लिए हमको एक संस्था बनानी होगी जो दरअसल में कांग्रेस का विरोध करे। तो कांग्रेस का विरोध करने के लिए एक संस्था तैयार की जानी चाहिए, उसका नाम पड़ा मुस्लिम लीग। ऐसा मैं नहीं सोच रहा हूँ, ऐसा सोच रहा है कौन? नाम है उसका मिंटो गति। कि कांग्रेस के हमेशा विपक्ष में रहने वाली भी एक संस्था चाहिए, और हिंदुओं के विपक्ष में रहने वाले मुस्लिमों की भी एक संस्था चाहिए, तो इसलिए बनती मुस्लिम लीग। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि कांग्रेस के विरुद्ध दरअसल में क्यों ना एक पार्टी बनाई जाए। तो बिल्कुल 1906 में मुस्लिम लीग बनती है। अब कैसे बनती है, ये चीज जरा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को समझ में आने लगा था ये बात,
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल हिंदुत्व का प्रदर्शन करती है, मुसलमानों की जो भी भावनाएं हैं या मुसलमानों के जो हित हैं उनके बारे में बात नहीं करती है। तो ब्रिटिश सरकार के सामने उनके हित रखना तो छोड़ दो। ये बात मुसलमानों को समझ में आ गई कि कांग्रेस हमारी वास्तविक में वो संस्था नहीं है जो हमारे हितों को सरकार के सामने रख सके। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खां के बारे में प्री में क्वेश्चन आता है, अलीगढ़ में मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज के स्थापनाकार कौन है? तो आंसर है सर सैयद अहमद खां। ये बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं मुसलमानों में। इन्होंने भी आगे चल के एक स्टेटमेंट फॉरवर्ड किया कि कांग्रेस एक हिंदूवादी संगठन है जो सिर्फ हिंदुओं के हितों को आगे बढ़ाएगा, कभी मुस्लिमों के हितों को नहीं। तो बस क्या था, लोग तैयार हुए। पहला व्यक्ति है सलीमुल्लाह खां, इसने न्योता भेजा पूरे के पूरे हिंदुस्तान में। तो 30 दिसंबर 1906 को न्योता भेजा गया ढाका से, और फाइनल में 30 दिसंबर 1906 को ढाका, जो आज बांग्लादेश में है, वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है नवाब आगा खां, और ये नाम आप याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात है, वकारुल मुल्क। तो ये चीज आप याद रखना जरा कि व्यक्ति का नाम है सलीमुल्लाह खां, इसने निमंत्रण भेजा, सब जगह पर निमंत्रण चला गया, सारे मुसलमान जो है आने को तैयार हो गए। कहाँ? ढाका। पहुंचे भी कब? 30 दिसंबर 1906 को। जो व्यक्ति आगे बढ़ के उनकी अगुवाई कर रहा है नाम है वकारुल मुल्क। तो वकारुल मुल्क ने आगे बढ़ के उनका इस्तकबाल किया और फिर उसकी क्या करी, अध्यक्षता करी। कि दरअसल में मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि मुसलमानों को उनके अधिकार मिलने चाहिए, ब्रिटिश सरकार तक बात रखनी चाहिए। इसके लिए हमको एक संगठन बनाना होगा, और संगठन का नाम बनकर तैयार हुआ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, लेकिन इसको शॉर्ट में हम क्या कहने लगे, मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग क्या क्या बातें करेगा, इसके लिए संविधान भी बनाना पड़ेगा। तो मुस्लिम लीग का संविधान एक साल बाद, पार्टी यदि बनती है 1906 में, तो एक साल बाद बनता है संविधान कराची में। और जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो फिर पार्टी अपने मुद्दे रखना शुरू कर देगी। तो एक साल बाद मतलब 1908 में मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन हुआ। कहाँ पर? अमृतसर में। और जिस व्यक्ति ने अध्यक्षता की उसका नाम है आगा खां। अब यहाँ फंसने वाले क्वेश्चन शुरू। पहला क्वेश्चन यदि मैं आपसे पूछूं, मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन है? जल्दी से बताओ, मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन है? सलीमुल्लाह खां। क्यों सलीमुल्लाह खां? क्योंकि इन्हीं ने निमंत्रण भेजा है, तब तो मुसलमान आए हैं। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हीं ने न्योता भेजा है दुनिया भारत के पूरे मुसलमानों को, तभी दरअसल में मुस्लिम लीग का गठन हो पाया, मतलब वो सदस्य आ पाए। तो इसलिए दरअसल सलीमुल्लाह खां। लेकिन यदि मैं पूछूं कि मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ? अमृतसर में हुआ। उसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? आगा खां। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कब होता है? 1908 में। बताओ, 1908। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बंबई में। कौन था अध्यक्ष? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। किस सन में? 1850। मतलब टोटल आप एक चीज याद रखना, कभी भी लाइफ में आपसे यदि कोई पूछे अब कि बताओ मुस्लिम लीग क्यों बनी, तो आपको सीधे कहना है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। इसलिए वो हिंदुओं के हितों को रखती थी, ये मुसलमानों के हितों को रखती थी। मतलब आपका ये चीज तैयार हो गया कि 1906 में मुस्लिम लीग इसलिए बनी, जैसे हर एक दिन जो है उसका तार पिछले दिन से जुड़ा होता है। तो इसी तरह से मुस्लिम लीग इसलिए बना क्योंकि 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। अब लीग के उद्देश्य क्या क्या हैं, तो ये मीन्स की चीज है, इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप पढ़ जरूर सकते हो, आप रहने देना इसको। अब आता 1906। बात करते हैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1906 में कहाँ पर होता है? कोलकाता में। और पहली बार दादा भाई नौरोजी जो हैं मंच से खड़े होकर पहली बार अब वो किसकी बात करते हैं? स्वराज्य की बात करते हैं। और जैसे ही वो स्वराज्य की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि स्वराज्य में क्या होगा, याद रखना मेरी बात, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार। एग्जैक्टली। तो कहने का सीधा सीधा सा मतलब है कि जैसे ही स्वराज्य, याद रखना ये स्वराज्य का जो नारा था
ये वास्तव में गर्मपंथियों के दबाव के चलते दादा भाई नौरोजी ने रखा था। मतलब यदि मैं आपसे पूछूं कि नरमपंथी और गर्मपंथी ये दोनों के दोनों स्वदेशी आंदोलन को अपने अपने तरीके से चलाना चाहते थे, तो ये डिस्प्यूट यहाँ 1906 में हो जाता, लेकिन बीच बचाव करते हैं दादा भाई नौरोजी। इसलिए दरअसल में दोनों नरम दल और गरम दल के लोग अपने अपने मकसद को भुला देते हैं और कहते हैं कि दादा भाई नौरोजी जो सबसे ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हैं, इनकी बात हम मानते हैं, ये जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, तो यही अध्यक्ष बनते हैं सर्वसम्मति से और यही स्वराज का प्रस्ताव रखते हैं। तो याद रखना, अगर दादा भाई नौरोजी नहीं होते तो कांग्रेस में यही फूट पड़ जाती, 1906 में ही फूट पड़ जाती, लेकिन दरार पड़ तो चुकी थी। तो ये चीज याद रखना। अभी स्वराज्य का मतलब क्या होता है, ये चार चीजें होती हैं, ये चीज, लेकिन ये सब मीन्स की हैं, अभी प्री से इनका कोई लेना देना नहीं। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, 1906 में ही एक क्रांतिकारी घटना ये होती है, युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया है ताकि क्रांतिकारी गतिविधियां, देखो बंगाल विभाजन कर दिया लॉर्ड कर्जन ने, तो निश्चित रूप में कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हथियार उठाएंगे। तो एक व्यक्ति का नाम है वारेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, इन दोनों ने क्या किया कि समाचार पत्र निकाला और इस समाचार पत्र को सुनकर युवाओं के मन में जोश आएगा और वो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में विद्रोह करना स्टार्ट करेंगे। तो ये है दरअसल में फलसफा युगांतर समाचार पत्र का। अब उसका इंतजार, जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, साल 1907 सूरत अधिवेशन। कांग्रेस के दो बार डिवीजन होते हैं। पहला डिवीजन होता है 1907 में, जो बिल्कुल बचते बचते बच पाया था कि स्वदेशी आंदोलन को नरमपंथी चाहते थे ऐसे चलाओ, गर्मपंथी चाहते थे ऐसे चलाओ, और ये चीज 1906 के कोलकाता अधिवेशन में दिखने लगी थी कि दादा भाई नौरोजी ने बीच बचाव कर लिया था। परंतु अब 1907 में कांग्रेस के जो दो दल हैं, नरम दल और गरम दल, उनमें क्या हो गया, विभाजन हो गया। अब विभाजन क्यों हुआ, विभाजन होने के दो कारण, ध्यान से सुनना। सबसे पहला कारण है, सबसे पहला कारण है वही स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर। तिलक जो गरम दल का व्यक्ति है, उसका कहना है कि स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन पूरे देश में चलना चाहिए। परंतु गोपाल कृष्ण गोखले ये नरम दल से संबंधित व्यक्ति हैं, इनका कहना है कि जहां दिक्कत है केवल वहीं चलना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले इंडियंस को शिक्षित होने की जरूरत है, मतलब इंग्लिश में शिक्षा लें वो, क्योंकि जब तक इंडियंस को उनके अधिकार पता नहीं चलेंगे वो अपने हक की बात कर ही नहीं सकते। मतलब ये कहीं ना कहीं इंग्लिश मतलब ब्रिटिशों का गुणगान कर रहे हैं, ब्रिटिशों की बड़बाड़ी कर रहे हैं। और जो बीजी तिलक है वो साफ साफ कह रहे हैं कि ब्रिटिश संसद की बहसों से कुछ हासिल नहीं होना है, मतलब ब्रिटिश सरकार की अवज्ञा कर रहे हैं और ये ब्रिटिश सरकार के भक्त। तो ये चीज हमको दिख रही है स्वदेशी आंदोलन के चलाने के तरीके को लेकर। परंतु एक जो सबसे बड़ी वजह बनकर आती है वो वजह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। अब ध्यान से सुनना, दरअसल में गरम दल के जो प्रतिनिधि सूरत अधिवेशन में आए थे वो चाहते थे कि या तो बीजी तिलक बने अध्यक्ष या तो लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने। परंतु गर्मपंथियों की इच्छा के विपरीत नरमपंथियों का नंबर ज्यादा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, तो बना दिया गया रास बिहारी बोस को। तो रास बिहारी बोस जब अध्यक्ष बन जाते हैं तो इस वजह से कांग्रेस का जो दूसरा दल है गरम, वो अपने आप को कांग्रेस से सेपरेट पार्ट मान लेता है। तो याद रखना, दो हैं यहाँ पर व्यू, एक स्वदेशी आंदोलन के चलाने के तरीकों को लेकर दोनों में बहस हो गई दोनों में, और दूसरा है अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए भी। तो जैसे ही रास बिहारी बोस डिक्लेयर हुए तो गरम दल के नेताओं ने क्या कर दिया, अपने को अलग कर लिया कि अब हम कांग्रेस का पार्ट नहीं है। एनी बेसेंट ये सब अपनी आंखों के सामने होता देख रही थी कि बीजी तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को जाते हुए देख रही थी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि दरअसल में ये कांग्रेस के इतिहास का सबसे शर्मनाक दिन है, मतलब इससे खराब कुछ दिन हो नहीं सकता जिस दिन कांग्रेस बनी 1885 में और 1907 में इतने जल्दी बिखर गई अपने लक्ष्य को पूरे किए बिना। अब एक और वजह निकल के आती है, सब मीन्स की चीजें हैं। लाला लाजपत राय अपनी कुछ मांगों के साथ मंच पे चढ़े तो नरमपंथी विचारधारा के व्यक्ति पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने 1916 में बीएचयू की स्थापना करी थी, उन्होंने उनका माइक छीन लिया और उनको बोलने का मौका नहीं दिया। तो ये भी एक ऐसा विवाद का विषय बना था जिस वजह से गर्मपंथी अपने आप को उस मंच पे फिर रख ही नहीं पाए और फाइनल में दोनों अलग हो गए। तो ये है दरअसल सूरत अधिवेशन।
यदि कोई आपसे पूछे कि भैया सूरत अधिवेशन क्यों हुआ था, तो आपको कहना है कि सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का सेपरेशन हुआ, और कांग्रेस के सेपरेशन के दो तरीके थे, या कांग्रेस सेपरेट जो हुई नरम दल और गरम दल में, उसके दो कारण। पहला कारण है कि अध्यक्ष पद का चुनाव, चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शुरू से ज्यादा नंबर किसका है, नरम दलियों का, और नरम दलियों ने रास बिहारी बोस को जब बनाया अध्यक्ष, तो जिससे के कारण ये चिढ़ गए। कौन चिढ़ गए, गरम दल के लोग, कि हमको क्यों नहीं अध्यक्ष बनाया। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं। फिर बात आई कि स्वदेशी आंदोलन कैसे आगे बढ़ाएं, तो फिर वहां गोपाल कृष्ण गोखले और तिलक में एंटी मत आ जाता है। वो चाहते पूरे देश में, एक चाहते हैं कि पूरे के पूरे बंगाल बस में चले, और इस वजह से दरअसल में डिस्प्यूट हो जाता है। अब जो अगला चीज आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। साल 1908 का जो समय है वो इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार क्रांतिकारी विचारधारा फैला रहे हैं बीजी तिलक, एक अखबार के जरिए, एक समाचार पत्र के जरिए, जिसका नाम है केसरी। और मैंने आपको बताया था केसरी लोकल लैंग्वेज में था, मराठी में था, इसलिए काफी तेजी से इसकी बातें लोगों के मन में जा रही थी, और लोग क्रांतिकारी गतिविधियों से रूबरू हो रहे थे, प्रेरित हो रहे थे, और ब्रिटिश सरकार को परेशान कहीं ना कहीं कर रहे थे। तो जैसे ही तिलक के केसरी समाचार पत्र की पॉपुलैरिटी ब्रिटिश सरकार ने देखी, 1908 में तत्काल उनको मुकदमा चलाया गया कि आप राजद्रोह फैला रहे हो, विद्रोह करा रहे हो भारत में, और आपको 6 वर्ष के लिए मांडले जेल भेज दिया गया। मैंने इसके पहले वाले एपिसोड में आपको बताया भी था कि 6 साल मांडले जेल में रहने पर वो गीता रहस्य और द आर्किटेक्ट होम ऑफ विदास किताब लिखते हैं। मैक्स मूलर के संस्कृत विद्वान के रूप में मेरी व्यक्तिगत रुचि है, इस तरह की कोट भी फिर वो यूज करते हैं, याद रखिए। अब आता है कैनेडी बम हत्याकांड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। हालांकि बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना आप। इसमें बहुत सारे लोगों के नाम एक साथ मिलेंगे, कहीं कंफ्यूज नहीं होगा। पहले तो आप एक व्यक्ति का नाम देख लो बहुत अच्छे तरीके से, ये न्यायाधीश है, मतलब जज है, किंग्सफोर्ड नाम है इसका। जो भी स्वदेशी आंदोलन में पाया जाता लिप्त, उसको ये बड़ी कठोर सजा देता था। मतलब हिंदुस्तानियों को कठोर सजा देने के लिए ये जनता जनार्दन के बीच बदनाम था, जज किंग्सफोर्ड। और इसी को लुढ़काना मकसद है एक 15 साल के लड़के खुदीराम बोस और उनके साथ में उनको सपोर्ट देने के लिए आए प्रफुल्ल चाकी का। ये जज किंग्सफोर्ड को मारना चाहते हैं ताकि हिंदुस्तानियों को क्रूर सजाएं ना दी जाए। जैसे 1857 की क्रांति में एक सेनापति था कर्नल मी, वो काफी कठोर सजा दिया करता था, हालांकि वो जज नहीं था, सेनापति था। लेकिन यहाँ एक जज है, जज किंग्सफोर्ड, जो बहुत कठोर सजाएं देता था हिंदुस्तानियों को। तो बस खुदीराम बोस क्या करते हैं, 8 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी के साथ आते हैं। मुजफ्फरपुर से उनकी गाड़ी चल रही थी, घोड़ा गाड़ी, उसी पर वो बम फेंकते हैं। दरअसल में उस बम पे हुआ ये कि साहब किंग्सफोर्ड को आना था, बैठना था, लेकिन चूंकि ब्रिटिश कल्चर में लेडीज का सम्मान पहले होता है, तो दरअसल में एक लेडी है मिस कैनेडी, ये ब्रिटिश परिवार से थी और उनका बेटा था। दरअसल इनकी बग्गी आने में लेट हो रही थी, तो जज किंग्सफोर्ड ने दरियादिली दिखाते हुए कहा कि मैडम, मेरी जो बग्गी बाहर खड़ी है, आप उससे पहले निकल जाएं, मैं बाद में आपकी बग्गी से आ जाऊंगा। ये धोखा हो गया खुदीराम बोस को। तो खुदीराम बोस ने सोचा कि दरअसल में जो गाड़ी खड़ी हुई है, उस गाड़ी में जैसे ही कैनेडी के साथ में बेटा भी बैठा, तो उनको लगा कि किंग्सफोर्ड साथ बैठे, और रात में थोड़ा क्लियर नहीं था व्यू, और जैसे ही बम फेंका गया, तो निश्चित रूप में आपको भी पता है कौन मर जाएगा, कैनेडी की डेथ हो गई, उसका पुत्र भी मारा गया, और न्यायाधीश जो है वो बच गए। तत्काल पूरे के पूरे शहर में हाई अलर्ट कर दिया गया। घटना का दोषी तत्काल कुछ ही समय में पकड़ लिया गया, नाम है खुदीराम बोस। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस 15 साल के लड़के को किस व्यक्ति की हत्या के केस में फांसी पर चढ़ाया गया 11 अगस्त 1908 को? तो आप देखो जरा कितना गुस्सा है ब्रिटिश सरकार के मन में कि 8 अप्रैल को ये कांड हुआ, और 11 अगस्त को दरअसल में उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो याद रखना, यहाँ काफी कंफ्यूजन होती है, 8 अप्रैल है ये, और यहाँ पर 11 अगस्त को फांसी दी गई है। अब फांसी कहाँ पर दी गई है? कोलकाता के अलीपुर सेंट्रल जेल में खुदीराम बोस को फांसी दी गई है।
ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सबसे कम उम्र पर फांसी पे चढ़ने वाला क्रांतिकारी नाम है खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो दूसरा क्रांतिकारी है, इसने कहा कि यदि ब्रिटिश सरकार ने मेरे को पाया तो वो बिल्कुल मेरे को तड़पा के मारेगी, इसलिए खुद उसने क्या कर ली, अपनी ही पिस्तौल से अपने को गोली मार ली थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलीपुर बम कांड। ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत अहम बात बोल रहा हूँ। सरकार इन दोनों को फांसी दे के बस शांत नहीं बैठी। सरकार को लगा कि खुदीराम बोस ने यदि बम फेंका है तो निश्चित रूप में बम कहीं ना कहीं तो बन रहे हैं, और बम यदि कहीं ना कहीं बन रहे हैं मतलब रॉ मटेरियल जरूर आ रहा होगा कहीं ना कहीं से। तो जहां से आ रहा होगा उन लोगों का भी पता लगाओ, और जिस जगह पर बन रहा है वो जगह का भी पता लगाओ। देखो ब्रिटिश सरकार कितनी शातिर इस मामले में। तो फाइनल में इस चीज की ढूंढ या इस चीज की जांच पड़ताल करते करते कि बम का सामान कहाँ बन रहा है, कहाँ से आता है, कौन लोग संलिप्त हैं, तो दरअसल में वो घुसते हैं अरविंद घोष और वारिंद्र घोष के घर में। तो अरविंद घोष और वारिंद्र घोष के घर में सबसे पहले वो देखते हैं कि वहां तो बहुत सारे हथियार रखे हुए हैं। तत्काल चार्जशीट दायर की जाती है कि अवैध हथियार रखने के कारण दोनों को अंदर है। अब ध्यान से सुना, अंदर घर के कमरों में जाते हैं तो देखते हैं कि गोला बारूद बिछे पड़े हैं, मतलब वहां बन रहा है। बस ये चीज हो जाती है इनके पकड़ने के लिए मेन। परंतु इस केस में जिसका नाम है अलीपुर बम कांड, मतलब ये अलीपुर बम कांड का मतलब जो ये चीज फेंकी गई है, ये न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर जो फेंका गया है, इसको अलीपुर बम कांड भी अपन कहते हैं दरअसल में। तो इस अलीपुर बम कांड के तार कहीं ना कहीं अरविंद घोष और वीरेंद्र घोष से भी जुड़े, क्योंकि उनके घरों में अवैध हथियार मिले और ये बारूद और ये पाउडर भी मिला। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है चितरंजन दास। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसकी एक उपाधि है जिसका नाम है देश बंधु। देश बंधु एक और की उपाधि है, CF एंड्रूज की उपाधि भी है देश बंधु। लेकिन चितरंजन दास जो है, इन्होंने क्या किया, ये पेशे से वकील है और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं। जैसे गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, उसी तरह से चितरंजन दास के राजनीतिक गुरु हैं जिन्होंने राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया दरअसल में सुभाष चंद्र बोस को, CR दास। तो CR दास ने क्या किया, सुनना मेरी बात। अलीपुर बम कांड में सजा सुनाई गई अरविंद घोष को कि वारिंद्र घोष को बचा लिया जाता है, अरविंद घोष को सजा सुनाई गई। अरविंद घोष को ये बोला गया कि आपके घर में जो अवैध हथियार रखे हैं ये क्यों रखे हैं। तो देश बंधु चितरंजन दास ने कहा हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपनी आजादी, माफी चाहता हूँ, अपने जीवन की रक्षा के लिए हथियार रख सकता है। हाँ, इनका लाइसेंस लेना हम भूल गए हैं, तो जो रुपया और पैसा है हम वो कोर्ट में जमा करके पेनल्टी के साथ में उनको दे सकते हैं, तो हमारे क्लाइंट को छोड़ दिया जाए। फिर बोला वो बारूदी सामान और वो, तो फिर देश बंधु चितरंजन दास ने बड़ी सफाई से बचाव करते हुए कहा कि दरअसल में अरविंद घोष इतने बेहतर राइटर हैं। द न्यू लैंप फॉर दी ओल्ड लिखा था, उदारवादियों की नीतियों की जमकर आलोचना की थी। तो दरअसल पेशे से एक पत्रकार हैं, और पत्रकार का बहुत सारे लोगों से क्या होता है, लेना देना होता है। और जब देश में इतनी बड़ी घटना घटे तो कुछ जो लोग हैं वो अपना गुस्सा निकालने के लिए, इनको परेशान करने के लिए इनके घर में ही दरअसल में क्या रख गए थे, बारूद और ये सारी चीजें रख गए थे। मतलब बड़ी सफाई से दरअसल में अरविंद घोष को बाहर निकाल लेकर आते हैं, कौन, चितरंजन दास। परंतु सच मायने में अरविंद घोष दोषी थे। तो इनको भेजा जाता है कहाँ पर, इनको भेजा जाता है जेल। लेकिन ये जेल मतलब काला पानी भेजा जाएगा, वहां ये रहते हैं और फिर पौंडीचेरी चले जाते हैं, और फिर पौंडीचेरी में फिर ये फाइनल में दार्शनिक बन जाते हैं। ये वही व्यक्ति हैं अरविंद घोष। तो ये चीज आप याद रखना कि पहले तो इनका संबंध अलीपुर बम केस कांड से था, फिर उसके बाद में इनको कहाँ भेजा जाएगा, पौंडीचेरी भेजा जाएगा, और वहां पर एक योगी और दार्शनिक बन के अपनी जिंदगी का अंत कर लेते हैं। लेकिन उन्हीं का बचाव जिसने किया था उसका नाम है चितरंजन दास। अब आता लास्ट क्वेश्चन, अलीपुर बम संयंत्र केस का मतलब है कि खुदीराम बोस ने जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर जो बम फेंका था उसमें दरअसल ना मर के वो मरती है मिस कैनेडी। तो इसमें सरकारी गवाह बन जाता है नरेंद्र गोसाई या नरेंद्र बोस। ये दरअसल में बिल्कुल श्योर कर देता है, क्या श्योर कर देता है, इनके बारे में श्योर कर देता है, ये खुदीराम बोस थे और ये प्रफुल्ल चाकी था और ये लोगों के तार भी जुड़े थे। ये चीज इस बात से गुस्सा होकर सत्येंद्र नाथ बोस जो है ये उनकी हत्या कर देते हैं। और यहाँ आज हमारा
ये हिस्ट्री वाला ये टॉपिक जो है खत्म। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को इतने तक में? चल अब थोड़ा सा साइंस के कुछ क्वेश्चन लगाने थे, जरा जल्दी से लगा लेते हैं। 10 मिनट में लग जाएंगे। 3 मिनट आप लोग बढ़िया रिलैक्स ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप इसको भी देख सकते हो, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है जो अपन ने पढ़ाई। ये साथ ही साथ में पढ़ते चलना तो ये याद होता चलेगा बहुत आराम से। याद रखना, बम कैनेडी हत्याकांड को अलीपुर बम कांड भी कहते हैं। दरअसल ये अलीपुर में हुआ पूरा हादसा, ऐसा मुजफ्फरपुर के अलीपुर। कौन था आरोपी, कितने साल थी एज, किसने किसको मारा, याद रखना ये चीज़, किसने किसका बचाव किया।